नमस्कार। आज हम प्रकृति की एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये असल में पृथ्वी पर जीवन का आधार है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इस प्रक्रिया को अलग-अलग एंगल से देखते हैं। कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं, तो कुछ इसकी बारीकियों और असर पर बात करते हैं। हमारा मकसद है इन सब जानकारियों को जोड़कर देखना कि पूरी कहानी क्या है। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया जितनी शांत दिखती है ना बाहर से, अंदर आणविक स्तर पर उतनी ही हलचल भरी और जटिल है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ पौधों के लिए खाना बनाना जैसा नहीं है, ये ऊर्जा को बदलना है, ये रसायन शास्त्र है, और ये पृथ्वी के पूरे सिस्टम को चलाने वाली एक कोर प्रक्रिया है। हाँ, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो कई स्रोतों में है। आखिर ये प्रकाश संश्लेषण है क्या चीज? एक स्रोत ने इसे बड़ी खूबसूरती से कहा है, प्रकृति का सोलर पावर प्लांट। हाँ, ये अच्छा तरीका है कहने का। देखिए, मूल रूप से ये वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे और शैवाल यानी एल्गी और कुछ बैक्टीरिया भी सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। और इस ऊर्जा से पानी यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्लूकोज, मतलब एक तरह की शक्कर या कह लें पौधे का भोजन, और ऑक्सीजन O2 में बदल देते हैं। ये असल में रासायनिक ऊर्जा बनाने का प्रकृति का तरीका है, जिसे पौधे फिर अपने बढ़ने और दूसरी जैविक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसा एक स्रोत में लिखा है, ये सोलर पावर प्लांट या कारखाना ये ज्यादातर पत्तियों में चलता है। पत्तियों की बनावट भी कमाल की है इस काम के लिए। अंदर ऐसा क्या खास होता है? हाँ, तो पत्तियों के अंदर ना खास कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मेसोफिल कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं के अंदर भी और छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही असली काम होता है। यहीं पर वो मशहूर हरा अणु होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, हाँ, नाम तो सुना ही है हम सब ने। एक स्रोत इसकी तुलना एक एंटीना से करता है जो रोशनी पकड़ता है। क्या ये सिर्फ हरा रंग ही देता है पत्तों को? रंग तो देता है, लेकिन वो समझिए एक साइड इफेक्ट है, हालांकि जरूरी साइड इफेक्ट। क्लोरोफिल का असली काम है प्रकाश ऊर्जा को सोखना, खासकर लाल और नीली रोशनी को। और मजे की बात यह है कि ये हरी रोशनी को सोखता नहीं बल्कि उसे वापस फेंक देता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए तो हमें पत्तियां हरी दिखती हैं। एक रिसर्च पेपर का जिक्र है हमारे स्रोतों में। वो क्लोरोफिल की बनावट के बारे में बताता है कि कैसे ये प्रकाश के कण, फोटॉन, को पकड़ने और उनकी ऊर्जा को रासायनिक क्रिया शुरू करने के लिए आगे बढ़ाने में माहिर है। मतलब ये विकास का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, तो क्लोरोफिल ने ऊर्जा पकड़ ली, लेकिन खाना बनाने के लिए कच्चा माल भी तो चाहिए। स्रोत बताते हैं कि दो मुख्य चीजें हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। पानी कैसे पहुंचता है इतनी ऊपर पत्तियों तक? पानी तो पौधे अपनी जड़ों से सोखते हैं, जमीन से। फिर ये पानी जाइलम नाम के खास टिश्यूज या ऊतकों के जरिए, एक तरह की पाइपलाइन समझिए, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ तने से होते हुए पत्तियों की हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ये अपने आप में एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और कार्बन डाइऑक्साइड, वो हवा से कैसे अंदर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 तो हवा में ही है। पत्ती की निचली सतह पर और कभी-कभी ऊपर भी बहुत ही छोटे-छोटे छेद होते हैं। इनको स्टोमेटा कहते हैं। इनके दोनों तरफ गार्ड कोशिकाएं होती हैं जो दरवाजे की तरह काम करती हैं। जरूरत के हिसाब से इन छेदों को खोल या बंद कर सकती हैं। इन्हीं स्टोमेटा से CO2 पत्ती के अंदर जाती है। एक स्रोत इस बात पर जोर देता है कि स्टोमेटा का खुलना बंद होना एक बड़ा नाजुक संतुलन है। पौधे को CO2 तो चाहिए, लेकिन स्टोमेटा खुलते हैं तो पानी भी भाप बन के उड़ जाता है, ट्रांसपिरेशन। तो पौधे को पानी भी बचाना है। बड़ा सधा हुआ काम है ये। जो जड़ों से आया, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो हवा से स्टोमेटा के जरिए अंदर आ गया। सब कुछ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जमा है। अब क्या? स्रोत कहते हैं कि असली रासायनिक खेल यहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। अब क्लोरोफिल ने जो प्रकाश ऊर्जा पकड़ी थी उसका इस्तेमाल होता है। इस ऊर्जा से पानी के अणु H2O टूटते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस O2 बनती है और साथ में हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन भी। यही वो ऑक्सीजन है जो फिर स्टोमेटा के रास्ते बाहर हवा में छोड़ दी जाती है। अच्छा, तो ऑक्सीजन पानी के टूटने से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। ये एक आम गलतफहमी है ना? एक स्रोत ने भी ये साफ किया है। बिल्कुल, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। पानी टूटता है, ऑक्सीजन निकलती है।
ये जो पहला चरण है, इसे प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा को अस्थायी रूप से मतलब टेम्परेरीली रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, एटीपी और NADPH नाम के अणुओं में। इसके बाद आता है दूसरा चरण। इसे कैल्विन चक्र कहते हैं या प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें सीधे प्रकाश की जरूरत नहीं होती, पर यह पहले चरण में बनी रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। केल्विन चक्र, स्रोत इसे शक्कर बनाने वाली फैक्ट्री का हिस्सा बताते हैं। इसमें क्या होता है? कैल्विन चक्र में वो जो पहले चरण में बनी थी ना रासायनिक ऊर्जा, एटीपी और NADPH, उसका इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्लूकोज C6H12O6 में बदला जाता है। ये कई सारे रासायनिक कदमों की एक जटिल श्रृंखला है। CO2 के अणुओं को पहले से मौजूद कार्बनिक अणुओं से जोड़ा जाता है और फिर उन्हें बदलते बदलते शक्कर यानी ग्लूकोज बना दिया जाता है। यही ग्लूकोज पौधे का असली खाना है। तो मतलब पूरी प्रक्रिया को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो वो रासायनिक समीकरण है जो अक्सर दिखता है। 6CO2 + 6H2O + सूरज की रोशनी C6H12O6 + 6O2। हाँ, ये समीकरण पूरी कहानी का सार है, निचोड़ है। ये दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और पानी के 6 अणु प्रकाश ऊर्जा की मदद से ग्लूकोज का 1 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु बनाते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक सरलीकरण है। असल प्रक्रिया में बहुत सारे बीच के चरण और अणु शामिल होते हैं। एक स्रोत इस समीकरण के संतुलन पर मतलब बैलेंस पर जोर देता है। प्रकृति ये कैसे पक्का करती है कि ये प्रक्रिया चलती रहे? कोई रुकावटें भी आती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आती हैं। इन्हें लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की रफ्तार कई बातों पर निर्भर करती है। पहला तो है प्रकाश की तीव्रता। एक हद तक ज्यादा रोशनी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस, पर बहुत तेज रोशनी क्लोरोफिल को नुकसान भी पहुंचा सकती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। हवा में CO2 बढ़ेगी तो रफ्तार बढ़ेगी, पर एक पॉइंट के बाद स्थिर हो जाएगी। तीसरा, तापमान। हर पौधे के लिए एक सबसे सही तापमान होता है। बहुत कम या बहुत ज्यादा तापमान एंजाइम को बेकार कर सकता है। चौथा, पानी। पानी कम होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, CO2 अंदर नहीं आ पाएगी। और पांचवा, क्लोरोफिल की मात्रा भी। इससे पता चलता है कि ये प्रक्रिया पर्यावरण के बदलावों के प्रति कितनी संवेदनशील है। ये जानना जरूरी है कि ये बस एक ऑन ऑफ स्विच नहीं है, बल्कि बाहरी माहौल से बहुत प्रभावित होता है। अच्छा, क्या सारे पौधे इसे बिल्कुल एक ही तरह से करते हैं? एक स्रोत में C3 और C4 पौधों का जिक्र था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। ज्यादातर पौधे C3 पौधे कहलाते हैं, क्योंकि उनमें केल्विन चक्र में जो पहला स्थिर कार्बन कंपाउंड बनता है उसमें 3 कार्बन होते हैं। लेकिन कुछ पौधे, खासकर वो जो गर्म और सूखे माहौल में उगते हैं, जैसे मक्का, गन्ना, उन्होंने एक ज्यादा कारगर तरीका विकसित कर लिया है। उसे C4 पाथवे कहते हैं। ये पौधे CO2 को पहले एक 4 कार्बन वाले कंपाउंड में बदलते हैं। इससे वो कम CO2 में भी और स्टोमेटा को कम खोलकर भी अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। पानी की भी बचत होती है। ये अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है, पौधे अपने माहौल के हिसाब से ढल भी गए हैं। अब आते हैं इसके महत्व पर। स्रोतों में इसे बार बार पृथ्वी पर जीवन का आधार कहा गया है। जी, पौधों के लिए तो ग्लूकोज ऊर्जा है, ये समझ आया। हमारे लिए और बाकी जीवों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका महत्व शायद इतना ज्यादा है कि शब्दों में कहना मुश्किल है। ये बहुत ही मौलिक है। सबसे पहली और सीधी बात, ऑक्सीजन। जैसा हमने कहा, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन छोड़ता है एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर। यही ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जो करीब 21% ऑक्सीजन है, वो इसी प्रक्रिया की देन है। इसके बिना एरोबिक जीवन यानी ऑक्सीजन पर निर्भर जीवन, जिसमें हम इंसान और ज्यादातर जानवर आते हैं, वो संभव ही नहीं होता। यानी हर सांस जो हम लेते हैं वो असल में पौधों के इस काम का नतीजा है। ये सोचना ही मतलब विस्मयकारी है। लेकिन बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है ना, भोजन श्रृंखला फूड चेन का भी जिक्र है। बिल्कुल। पौधे फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनाते हैं, वो पृथ्वी की ज्यादातर फूड चेन्स का आधार है। पौधे उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स। शाकाहारी जानवर सीधे पौधों को खाते हैं। मांसाहारी जानवर उन शाकाहारियों को खाते हैं। सर्वाहारी पौधे और जानवर दोनों खाते हैं।
तो इस तरह सीधे या घुमा फिराकर पृथ्वी पर लगभग हर जीव ऊर्जा के लिए पौधों द्वारा बनाई गई इसी रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर है। एक स्रोत इसे कहता है सोलर एनर्जी का खाने के रूप में बदलना, जो पूरे ग्रह को खिलाता है। तो हमारा खाना, हमारी सांस, दोनों इसी प्रक्रिया से जुड़े हैं। एक स्रोत इस प्रक्रिया के वैश्विक पैमाने मतलब ग्लोबल स्केल पर भी ध्यान दिलाता है। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े वाकई हैरान कर देते हैं। अंदाजा है कि पृथ्वी पर पौधे हर साल फोटोसिंथेसिस से लगभग 100 से 115 अरब मीट्रिक टन कार्बन को कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का एक बहुत बड़ा विशाल प्राकृतिक सिस्टम है। ये प्रक्रिया न सिर्फ जीवन चलाती है, बल्कि ग्रह के कार्बन चक्र और जलवायु को कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका निभाती है। कार्बन चक्र और जलवायु, इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस का सीधा रिश्ता ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग से भी है। निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। पौधे इसे सोखकर हवा में इसकी मात्रा कम करने में मदद करते हैं। जब जंगल कटते हैं तो न सिर्फ CO2 सोखने वाले पेड़ कम होते, बल्कि उन पेड़ों में जमा कार्बन भी जलने या सड़ने पर वापस हवा में चला जाता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस और पौधों को बचाना जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कोशिशों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई स्रोत इस कनेक्शन पर जोर देते हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ देखें, फोटोसिंथेसिस एक जटिल पर बहुत सधी हुई प्रक्रिया है। पौधे सूरज की रोशनी की ऊर्जा इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल की मदद से होता है। ये न सिर्फ पौधों को ऊर्जा देता है, बल्कि पृथ्वी के लगभग सभी जीवों के लिए खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का स्रोत है। और ये ग्रह के कार्बन चक्र और जलवायु को भी कंट्रोल करता है। स्रोतों से ये साफ है कि ये सिर्फ पौधों का खाना बनाना नहीं, बल्कि जीवन का इंजन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अरबों सालों से चल रही है और इसने पृथ्वी को वैसा बनाया है जैसा हम आज जानते हैं। इसकी कुशलता, इसका पैमाना और जीवन के लिए इसका महत्व, ये सब मिलकर इसे प्रकृति के सबसे प्रभावशाली चमत्कारों में से एक बनाते हैं। स्रोतों का अध्ययन हमें इसकी कई परतों वाली जटिलता और महत्व की गहरी समझ देता है। ये वाकई अद्भुत है। जब हम इन स्रोतों को देखते हैं तो एहसास होता है कि एक साधारण सी पत्ती भी कितनी असाधारण है। हाँ, और ये हमें एक आखिरी विचार की ओर ले जाता है। अगली बार जब आप किसी पेड़ को देखें या पार्क में घास पर चलें या सलाद खाएं, तो एक पल रुककर उस अदृश्य कारखाने के बारे में सोचिए जो हर पत्ती के अंदर चल रहा है। सोचिए उस लगातार चलने वाले रासायनिक नृत्य के बारे में जो सूरज की रोशनी को जीवन में बदल रहा है। ये सिर्फ बायोलॉजी या केमिस्ट्री नहीं है, ये हमारे होने की कहानी है जो हर पल हमारे चारों ओर घट रही है। इन स्रोतों ने हमें याद दिलाया है कि हम इस ग्रह के जीवन के जाल का एक हिस्सा हैं और पौधों का ये शांत, बिना थके चलने वाला काम हम सबके लिए कितना जरूरी है। इस पर सोचना प्रकृति के प्रति एक नया सम्मान जगाता है ना?